हेलो फ्रेंड्स। करंट अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना या कह लीजिए डेवलपमेंट भारत की सीमाओं के बाहर से आ रही है। छन छन की न्यूज़ आ रही है और वो ये है कि फ्रांस, जो कि भारत का बहुत ही रिलायबल पार्टनर है यूरोपियन यूनियन में या यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कह लीजिए, वहां पर आर्थिक संकट गहरा रहा है। और आर्थिक संकट गहराने के साथ ही राजनीतिक संकट भी गहरा रहा है। दोस्तों, फ्रांस के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं एरिक लोम्बार्ड, इन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया कि फ्रांस जो है वो हो सकता है कि आईएमएफ से मदद ले, आईएमएफ से असिस्टेंस ले, क्योंकि उसकी वित्तीय और आर्थिक स्थिति जो है वो दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, ये स्टेटमेंट है कह लीजिए, क्योंकि फ्रांस जो है वो आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है और आज तक कभी भी आईएमएफ ने फ्रांस को बेल आउट नहीं किया है। इनफैक्ट फ्रांस ने बहुत बार आईएमएफ को कंट्रीब्यूट किया और अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। तो दोस्तों, क्या कारण है कि फ्रांस इतने बुरी तरीके से आर्थिक संकट में फंस गया है? इस गंभीर मुहाने पे आके फ्रांस क्यों खड़ा हो गया है और क्या कारण इसके पीछे, और मैक्रोन की क्या भूमिका है? आज इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं फ्रांस की राजनीतिक स्थिति से। देखिए, फ्रांस में दिसंबर 2024 में ऑलरेडी एक गवर्नमेंट गिर चुकी है। वहां के जो प्रधानमंत्री थे माइकल बार्नियर, उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन में दिसंबर 2024 में उनकी सरकार को गिरा दिया गया था। फ्रांस एक बड़ा ही दिलचस्प, वहां की राजनीतिक व्यवस्था जो है बड़ी दिलचस्प है। वो एक सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वहां पर जनता जो है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनती है। ठीक है, तो मैक्रोन को लोगों ने डायरेक्टली चुना। मैक्रोन जो है वो फिर प्राइम मिनिस्टर को मनोनीत करते हैं, यानी नॉमिनेट करते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली जनता द्वारा नहीं चुना जाता। फ्रांस में राष्ट्रपति चुना जाता है और राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री को मनोनीत करते हैं और प्रधानमंत्री फिर अपनी कैबिनेट बनाती है। तो परंतु ये जो कैबिनेट बनती है और जो प्रधानमंत्री बनते हैं, इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन में नेशनल असेंबली, जो कि वहां का समझ लीजिए जैसे इंडिया में लोकसभा है वैसी नेशनल असेंबली है, और जैसे इंडिया में राज्यसभा है वैसी वहां पे सेनेट है। तो नेशनल असेंबली में नो वोट कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से आप सरकार गिरा सकते हैं, भली वो सरकार चुने हुए राष्ट्रपति ने ही क्यों ना गठित की हो। तो 2024 में ऑलरेडी एक सरकार गिर चुकी थी, क्योंकि ये सरकार ने जो आर्थिक स्थिति जो गंभीर हो रही थी फ्रांस में, उसको सुधारने का कुछ प्रयास किया, और वो प्रयास डायरेक्टली जो रईस लोग हैं उनके हितों को कहीं हिट कर रहा था। ठीक है, अब इस कहानी पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं फ्रांस के नंबर्स और राजनीतिक स्थिति पे बात कर लेता हूं। तो उसके बाद में माइकल बार्नियर की गवर्नमेंट दिसंबर में गिरी। दिसंबर में वो गिरने के बाद में वहां पर आनन फानन में मैक्रोन ने फ्रैंकोइस बायरो करके हैं, उनको प्रधानमंत्री मनोनीत किया, और उनको नॉमिनेट करने के बाद में उनके अंडर में गवर्नमेंट फ्रांस में चल रही है। अब ये फ्रैंकोइस बायरो जो है ये 8 सितंबर को अपना बजट पेश करने वाले हैं, और उस 8 सितंबर के बजट में वो दो प्रमुख बातें करने वाले हैं। एक तो जो है, जो फ्रांस का फिस्कल डेफिसिट ये बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए 45 बिलियन यूरो ये कम करने का वो एक मसौदा पेश करने वाले हैं। और दूसरा, वो 2 दिन की छुट्टी जो है, जैसे इंडिया में बहुत सारी नेशनल हॉलीडेज मिलते हैं हमको, वैसे फ्रांस में भी मिलते हैं सरकारी कर्मचारियों को, तो वो 2 नेशनल हॉलीडेज कट करने का उन्होंने एक प्रोविजन डाला है। अब ये दोनों प्रोविजन से विपक्षी पार्टियां और लेबर यूनियन बहुत आहत है, सरकारी कर्मचारी बहुत आहत है, और इन लोगों ने मन बना लिया है कि जैसे ये मसौदा पेश करेंगे, जैसे ये नेशनल असेंबली में रखेंगे, तो इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेश किया जाएगा। तो 8 सितंबर को ये बजट पेश होने वाला है, और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो प्रधानमंत्री फ्रैंकोस
बायरो ने ऑलरेडी कह दिया है कि बहुत ज्यादा देश के अंदर में उथल पुथल हो सकती है, और एरिक होल्डर ने कह दिया है कि हो सकता है कि फ्रांस को कुछ ऐसा करना पड़ जाए जो आज तक नहीं उसने किया, यानी कि आईएमएफ की आगोश में जाके आईएमएफ की सहायता लेनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, इतनी बुरी स्थिति फ्रांस की आई कैसे? मैं इसकी शुरुआत करता हूं 2017 से। 2017 में हमारे इमैनुअल मैक्रोन साहब पहली बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2010-11 में यूरो क्राइसिस आया था। उस यूरो क्राइसिस में भी फ्रांस के ऊपर में स्पॉटलाइट नहीं था। उस यूरो क्राइसिस में 4 कंट्रीज जिनके नाम उभर कर सामने आए थे, उनको पिक्स कहा जाता था: पोर्टुगल, आयरलैंड, ग्रीस और स्पेन। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन चारों का यदि मैं डेट आज मिला लूं तो इनका डेट मिला के $2.5 ट्रिलियन के आसपास होता है, जबकि फ्रांस का ही पब्लिक डेट जो है वो $3.3 ट्रिलियन है आज की डेट में, जबकि फ्रांस की जीडीपी है सिर्फ $3 ट्रिलियन। यानी डेट टू जीडीपी रेशियो जो फ्रांस का है वो 114% है। यूरोपियन यूनियन का रूल कहता है कि किसी भी देश का जो उसका मेंबर है यूरोपियन यूनियन का, उसका डेट टू जीडीपी रेशियो 60% से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, परंतु यह मैंडेटरी नहीं है। ऐसा रूल बनाया गया है, पर यह रूल मैंडेटरी नहीं है। फ्रांस का 114% है। फ्रांस से ज्यादा सिर्फ 2 ही देश हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो यूरोपियन यूनियन में फ्रांस से ज्यादा है। वो कौन से हैं? पहला ग्रीस और दूसरा है इटली। दोस्तों, आप ग्रीस के ऊपर में आपको पता है कितना डेट है? सिर्फ $366 बिलियन। आपका जो दूसरा पोर्टुगल मैंने कहा था, उसके ऊपर में डेट है $270 बिलियन। आयरलैंड के ऊपर में डेट है $208 बिलियन और स्पेन के ऊपर में डेट है $1.66 ट्रिलियन। तो अगर आप ऐड करेंगे तो सबसे ज्यादा तो इनका मिला के आता है $2.5 ट्रिलियन, क्योंकि सिर्फ स्पेन का ही जो है उसमें $1.6 ट्रिलियन है। तो इनका डेट भी फ्रांस से बहुत कम है। और ये वो कंट्रीज है जो यूरोपियन यूनियन यूरो क्राइसिस जिन्होंने 2010-11 में क्रिएट कर दिया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि आज की स्थिति 2010-11 से भी कितनी ज्यादा गंभीर है। दोस्तों, यदि हम देखें तो आज की डेट में जो यूरोपियन यूनियन है, इसके 27 कंट्रीज मेंबर है। इन पूरी कंट्रीज का यदि हम डेट देखें तो वो आता है लगभग $14.8 ट्रिलियन। और जो यूरो एरिया है उसका डेट आता है $13.5 ट्रिलियन। अब आप बोलोगे यूरोपियन यूनियन और यूरो एरिया में क्या अंतर है? बढ़िया सवाल है। देखिए, यूरोपियन यूनियन एक वृहद 27 देशों का समूह है, ठीक है, पर इस 27 देशों में सिर्फ 20 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी करेंसी जो है वो यूरो मानी। तो ये जो 20 देश हैं इनको बोला जाता है यूरो एरिया, जबकि ये 27 देशों के समूह को बोला जाता है यूरोपियन यूनियन। अब कौन से देश यूरोपियन यूनियन के भाग नहीं है? जैसे डेनमार्क हुआ, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्वीडन हुआ, वो भी एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। फिर आपका पोलैंड हुआ। वैसे बाय द वे, पोलैंड की करेंसी क्या आपको पता है? पोलैंड की करेंसी का नाम है जलोटी। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना, KRONA। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनमार्क की करेंसी का नाम है क्रोन, KRONE। ये 5वीं क्लास में मैंने याद किए थे, अभी तक याद है। खैर, तो ये सब जो है ये यूरो करेंसी नहीं मानती है। ओके, तो ये यूरो एरिया में नहीं आती है, पर ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। अब इस $13.5 ट्रिलियन का जो डेट है यूरो कंट्रीज के ऊपर में, इसमें अकेले जो जर्मनी है उसका है $2.7 ट्रिलियन, फ्रांस का है $3.3 ट्रिलियन, यानी मिला ले तो $6 ट्रिलियन हुआ। फिर उसके बाद में स्पेन का इटली है, इटली का है $3 ट्रिलियन, तो $6 ट्रिलियन और $3 ट्रिलियन हुआ $9 ट्रिलियन। और स्पेन का है $1.66 ट्रिलियन, जैसे मैंने आपको बताया, तो लगभग $10.6 ट्रिलियन आता है। यानी $13.5 ट्रिलियन बोल रहा हूं, सॉरी, बार बार यूरो, 13.5 ट्रिलियन यूरो में 10.5 ट्रिलियन यूरो जो है वो अकेले ये 4 कंट्रीज का डेट है लगभग। यानी आप समझ लीजिए
कि 80%। इसके अंदर में इटली और आयरलैंड पहले ही 2010-11 में क्राइसिस में जा चुके हैं। अब फ्रांस में क्राइसिस आ रहा है, गहरा रहा है। जर्मनी में नहीं होगा क्योंकि जर्मनी की जीडीपी $4 ट्रिलियन के ऊपर की है और डेट सिर्फ $2.6 ट्रिलियन है, तो वहां कोई समस्या नहीं है। तो ये मैंने आंकड़े आपको इसलिए बताए ताकि आपको गंभीरता समझ में आए। तो एक फ्रांस के ऊपर में जो सबसे बड़ा गंभीर जो है वो है डेट बॉम्ब, डेट का प्रॉब्लम, कर्जे का दुष्चक्र, कर्जे के दुष्चक्र में फ्रांस फंस चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है उसका बढ़ता हुआ बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जो हम यहां बोलते हैं। फ्रांस का जो बजट का एक्सपेंडिचर था लास्ट ईयर वो था 1.68 ट्रिलियन यूरो और वहीं जो सरकार का रेवेन्यू था वो था 1.5 ट्रिलियन यूरो। तो यानी कि 168 बिलियन यूरो जो है ये उसका डेफिसिट था, 168 बिलियन यूरो, ठीक है, विच कम्स टू अराउंड 5.8% ऑफ फ्रांस जीडीपी। फ्रांस के जीडीपी का 5.8% जो है वो उसका बजट डेफिसिट था। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के रूल के हिसाब से एक और रूल है कि किसी भी मेंबर कंट्री का डेट टू जीडीपी रेशियो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, परंतु ये मैंडेटरी नहीं है, ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, पर इसको मैंडेटरी नहीं किया गया। तो फ्रांस का बहुत ज्यादा 5.8% उसके जीडीपी का। और एरिक होल्डर ने कहा है कि यदि हमने ये डेफिसिट कम नहीं किया, डेफिसिट भरने के लिए क्या होता है, आपको कर्जा लेना पड़ता है, कर्जे पे आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो। तो ये 2024 में फ्रांस ने लगभग 60 बिलियन यूरो का जो है पेमेंट किया है, वो बढ़ के बोल रहे 100 बिलियन यूरो हो सकता है, जो फ्रांस की आप समझ लीजिए कि आर्थिक स्थिति को बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा उसके ऊपर में प्रेशर डाल देगा। तो ये एरिक होल्डर ने समझाया है कि हमको कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते अपनाने पड़ेंगे जिससे हम ये बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट कम करें। वहां का लेबर यूनियन बोल रहा है कि आप हमारे ऊपर में कर्मचारियों की के ऊपर में किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं लाएं। और इन सारे गहराते हुए संकट के मध्य में बीच में एपिसेंटर में जो है वो है मैक्रोन साहब। अब आप पूछेंगे मैक्रोन साहब कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए 2017 में जब ये चुन के आए तो इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया, इन्होंने आते से ही सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसको घटा के 33% से 25% कर दिया है। कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है, भारत में भी ऐसा हुआ था, 30% से घटा के कॉर्पोरेट टैक्स को 22% कर दिया गया था, यहाँ पे 33% से घटा के जो है 25% कर दिया गया। परंतु भारत में किसी ने चूचा नहीं किया, पर फ्रांस में वहां की एक इंस्टीट्यूट मॉन्टाज करके जो है एक थिंक टैंक है, उस थिंक टैंक ने बोला कि ये टैक्स कम करने से ना केवल कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया बल्कि वेल्थी लोग जो हैं उनके ऊपर में वेल्थ टैक्स लगता था, वो वेल्थ टैक्स को भी हटा दिया गया और उस वेल्थ टैक्स के बदले ये लोग रियल स्टेट टैक्स लेके आए मैक्रोन साहब। इनका कहना था कि जिसके पास भी रियल स्टेट यानी घर, लैंड, ये सब अगर 1.3 मिलियन यूरो से ज्यादा का है तो उसके ऊपर हम एक नॉमिनल वेल्थ टैक्स लगाएंगे, परंतु जो पुराना वेल्थ टैक्स था उसको पूरा खत्म कर दिया इन्होंने। तो मैक्रोन साहब ने जितने भी टैक्स कंसेशन कॉर्पोरेट्स और रिच लोगों को दे सकते थे वो सारे के सारे दिए। मतलब आप समझ लीजिए इसके अंदर में टैक्स डिडक्शन ले लीजिए, टैक्स क्रेडिट ले लीजिए, टैक्स रिबेट ले लीजिए, टैक्स डिफरल ले लीजिए, टैक्स हॉलिडे ले लीजिए, टैक्स क्रेडिट ले लीजिए, ये सब अलग अलग टाइप के जो है टैक्स कंसेशन है। ये आपको मैं किसी और दिन वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो 6-7 मैंने टैक्स कंसेशन के अलग अलग टाइप आपको पढ़ के बताए, ये सारे टैक्स कंसेशन दे डाले। उसके बेसिस पे जो इंस्टीट्यूट मॉन्टाज है इसने बोला कि ये टैक्स एक्सपेंडिचर जो सरकार के ऊपर में आ रहा है, ये कट्स कंसेशन देने के कारण वो लगभग 15 से 20 बिलियन डॉलर का है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। टैक्स एक्सपेंडिचर का अर्थ है कि सरकार जो आपको कंसेशन देती है टैक्स का, जिसके कारण से उसका रेवेन्यू कम होता है, उसको कहा जाता है टैक्स एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा। तो
ये मोन्टाज ने कहा। तो अब जो है एरिक होल्डर ऐसा नीति बना रहे हैं कि भाई जो मैक्रोन साहब अपने टाइम में अलग अलग टाइप के जो इन्होंने टैक्स कंसेशन दिए थे कॉर्पोरेट्स और रईस लोगों को, उनको जो है अब हटाने का समय आ गया है। अब देखिए, ना केवल मैक्रोन साहब ने वो किया था, बल्कि उन्होंने उसी वक्त एक दूसरा बड़ा प्रहार किया आम जनता के ऊपर में। रईस लोगों को तो सहूलियत दिया, आम जनता पे उन्होंने क्या प्रहार किया? उन्होंने 2018 में गैसोलीन टैक्स, फ्यूल टैक्स लेके आए, जहां पर डीजल जो है, डीजल के ऊपर में 6.5 सेंट पर लीटर का टैक्स जो है वो लगाया गया और बढ़ाया गया, और जो पेट्रोल था उस पर 2.9 सेंट पर लीटर। एक यूरो में 100 सेंट होते हैं, जैसे इंडिया के 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसे आप समझ लीजिए कि सेंट वहां का पैसा है। तो 6.5 पैसा डीजल के ऊपर में और 2.9 पैसा पेट्रोल के ऊपर में, इतना लगाया गया। पर वहां की जनता तो जागरूक है, जनता चिढ़ गई, जनता चिढ़ गई और जनता ने येलो वेस्ट मूवमेंट, VEST वेस्ट, ठीक है, येलो जैकेट भी कह लीजिए। ये जो ट्रैफिक में आप देखते हैं ना, कई बार ट्रैफिक में काम करने वाले लोग येलो कलर का ऐसे जैकेट पहनते हैं, यहाँ तक का रहता है, वो येलो वेस्ट मूवमेंट जो है, वैसे ही वेस्ट मूवमेंट फ्रांस में चालू हुआ, लोगों ने वो पहन के मूवमेंट चालू किया। वो मूवमेंट ने इतना खूंखार रूप ले लिया कि मैक्रोन साहब घबरा गए, और उस मूवमेंट ने कहा कि ये आम जनता का प्रेसिडेंट नहीं है, ये रईस लोगों का प्रेसिडेंट है। रईस इज द प्रेसिडेंट ऑफ रिच पीपल। कुछ आपको समझ में आ रहा है? भारत में भी तो ऐसा ही हो रहा है लगभग, कि भाई भारत के अंदर में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इतने ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा हैं वो विषय हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कभी और करेंगे। परंतु फ्रांस के लोगों ने वहां पे रईसों का जो है राष्ट्रपति मैक्रोन को कहा, और यहां हम इंडिया में अपने देश के प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं? चाय वाला, चौकीदार। तो ये जो है, ये आपकी थिंकिंग, आपकी IQ लेवल और आपका अवेयरनेस कैसा है, इसके ऊपर में डिपेंड करता है। दो अलग अलग देशों में सेम तरीके की हरकतें नजर आ रही हैं, बट फ्रांस में उसका अलग तरीके से प्रतिरोध हो रहा है, प्रतिशोध हो रहा है, और भारत में सिर्फ लफबाजी हो रही है कि मैं तो चौकीदार, मैं तो चाय वाला, मैं तो किसानों का हितैषी। खैर, एनीवेज, ये पॉलिटिकल नहीं है वीडियो, तो इसको यहीं पे मैं रोकता हूं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि येलो वेस्ट मूवमेंट आया, मैक्रोन की सत्ता हिल गई, मैक्रोन घबरा गया, मैक्रोन ने सारा का सारा ये जो गैसोलीन टैक्स था इसको वापस लिया। तो जनता की जीत हुई थी 2018 में। खैर, तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि ये जो अलग अलग टाइप के टैक्स एक्सपेंडिचर, टैक्स कंसेशन दिए गए कॉर्पोरेट्स को और रिच लोगों को, इसका खामियाजा आज फ्रांस भुगत रहा है। और आप ये समझिए कि 168 बिलियन का जो उसका फिस्कल डेफिसिट है, उसको कम करने के लिए ये जो कॉर्पोरेट टैक्स 33% से 25% घटाया गया था, इसको हो सकता है कि वापस जो है वो ऊपर लेके 33% पे लेके आया जाए। वहां पे एक और थिंक टैंक है टेरानोवा, उसका कहना है कि यदि ऐसा किया गया, वेल्थ टैक्स को हटाया गया और कॉर्पोरेट के टैक्स को वापस लेके आया गया, तो एक कम से कम $20 बिलियन का जो है ये डेफिसिट कम कर सकता है। तो वहां के थिंक टैंक देखिए कैसे काम करते हैं। वहां के थिंक टैंक वेल्दी रईस लोगों के खिलाफ भी जाके रिपोर्ट देते हैं, और यहाँ के थिंक टैंक क्या काम करते हैं आपको पता ही है। चिंतन फाउंडेशन है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। तो वहां के थिंक टैंक्स ने ये जो है ये मसौदा दिया है कि आप इसको कीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाइए, वापस से 33% पे लेके जाइए। आप जो है वो वेल्थ टैक्स जो पूरा स्क्रैप कर दिया गया था, उसको वापस से आप लेके आइए। इससे जो $45 बिलियन का आप टारगेट बना रहे हैं कि डेफिसिट कम करें, लगभग आधा तो आप ये 2 ही स्टेप से अचीव कर लोगे। परंतु जैसे ही एरिक होल्डर ने इस चीज का संकेत दिया, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वहां के, वहां अब बात चलने लग गई है कि सत्ता को कैसे गिराया जाए। तो दोस्तों, आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे। 8 सितंबर का हम सबको इंतजार रहेगा, हम देखेंगे कि फ्रांस में क्या होता है। मैं यही एपिसोड समाप्त करता हूं दोस्तों। यदि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा।
दोस्तों इस चैनल को और थोड़ा प्रोफेशनल बनाना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। आप इस नंबर पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी भी माध्यम द्वारा जो भी योगदान देना चाहें योगदान दे सकते हैं, ताकि हम और ज्यादा अच्छी रिसर्च के साथ में और ज्यादा प्रोफेशनल वे के साथ में आप लोगों के समकक्ष वीडियो प्रस्तुत करें। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की वीडियो से आपका एक इंफॉर्मेशन कर्व जरूर बढ़ा होगा। थैंक्स, बाय।